बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम नोज, पैरानेजल साइनसिस और नेजोफैरिंक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। और जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं वो ढिंगरा की एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ इन ENT। ओके, तो स्टार्ट करते गए हम एमसीक्यूज़ को। सबसे पहला एमसीक्यू है द मोस्ट इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेजल पॉलिपी इज। तो ये नेजल पॉलिपी वाला मैंने चैप्टर ओपन किया हुआ है। तो जो नेजल पॉलिपी होती है दो टाइप के होते हैं, एंट्रोक्वानल एंड बाइलैटरल एथमोइडल पॉलिपी। जो एंट्रोक्वानल होते हैं उसके मजीद 3 पार्ट्स होते हैं, एंट्रल, क्वानल एंड द नेजल। ठीक हो गया। जबकि जो बाइलैटरल एथमोइडल पॉलिपी है उसकी वजह क्रोनिक राइनोसाइटस, एस्थमा, एस्पिरिन इंटॉलरेंस, सिस्टिक फिब्रोसिस, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, कार्टिजनर सिंड्रोम, यंग सिंड्रोम, चार्क स्ट्रॉस सिंड्रोम और नेजल मास्टोसाइटोसिस होता है। जबकि इसकी टियोलॉजी इडियोपैथिक होती है, यानी हमें समझ ही नहीं आता कि जो एंट्रोक्वानल है उसका कॉज क्या होता है। ठीक हो गया। तो वो पूछ रही है कि मोस्ट इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है। तो जो आपने एक बात याद रखनी है, तो यहाँ पर आपने 3 मेडिसिन का याद रखना है। एक है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, नेजल ड्रॉप्स है, दूसरा एंटीहिस्टामिन और तीसरा हम कह सकते हैं डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स या एनसेड वगैरह। ठीक है। तो एक बात याद रखनी है कि जो ये होते हैं लाइक एंटीहिस्टामिन होती है वो पोलिप की ना ही फॉर्मेशन को और ना ही रिग्रेशन के अंदर पार्ट लेती है, लेकिन जो टॉपिकल स्टीरॉयड होती है, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, वो नेजल पोलिप की रिग्रेशन करा देते हैं। ठीक हो गया। जबकि एनसेड है ये पोलिप की फॉर्मेशन करवा देती है। तो उसका बेस्ट ऑप्शन होगा टॉपिकल स्टीरॉयड है, यानी एंटीहिस्टामिन रिग्रेशन करवाती नहीं है ना ही फॉर्मेशन करवाती है। जबकि टॉपिकल स्टीरॉयड ये फॉर्मेशन नहीं करवाती बल्कि रिग्रेशन करवाती है। जबकि एनसेड ये रिग्रेशन नहीं करवाती बल्कि नेजल पोलिप की फॉर्मेशन को मजीद बढ़ा देती है। ओके, ठीक हो गया। और आपने ये भी याद रखना है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड को किन किन कंडीशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, डायबिटीज़, प्रेगनेंसी और ट्यूबरकुलोसिस, इन कंडीशन के अंदर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पेशेंट विद अ कंप्लीट एनोस्मिया विल स्टिल रिस्पॉन्ड टू द इनहेलेशन ऑफ। कि पेशेंट है जिसको एनोस्मिया हो गया है तो वो किस गैस को सेंस कर सकता होता है। तो यहाँ पे कॉफ़ी, अमोनिया, वेनिला और गार्लिक लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो जो कॉफ़ी, वेनिला और गार्लिक है उसको सेंस करने के लिए ओल्फैक्टरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो एनोस्मिया का मतलब है टोटल लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, जबकि हाइपोस्मिया का मतलब है पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू नेजल पॉलिप की वजह से हो सकती है, या टर्मिनेट की हाइपरट्रॉफी की वजह से, या म्यूकस फिब्रिन की एडिमा की वजह से, जो कि कॉमन कोल्ड, एलर्जी और वेजोमोटर रिनाइटस में होता है। जो एनोस्मिया है एट्रोफिक रिनाइटस यानी एलर्जिक रिनाइटस है, वेजोमोटर रिनाइटस है, एट्रोफिक रिनाइटस है, पेरिफेरल न्यूराइटिस है, इंजरी टू द ओल्फैक्टरी नर्व है, फ्रैक्चर ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, इंट्राक्रेनियल लीजन्स लाइक एब्सेस, ट्यूमर, मेनिंजाइटिस, इन सब कंडीशन के अंदर ओल्फैक्टरी नर्व ट्रैक आगे बल्ब ही डैमेज हो जाती है। तो एनोस्मिया के अंदर कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल, जबकि हाइपोस्मिया में पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये है कि जो सेंसेशन ऑफ स्मेल है उसको चेक करने के लिए अमोनिया को यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो अमोनिया होता है, अमोनिया के वेपर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो सोमैटिक सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करती है। नोज के अंदर सोमैटिक सेंसरी नर्व आती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है, तो वो ट्राइजेमिनल नर्व को स्टिमुलेट कर देते हैं, स्पेसिफिकली मैक्सिलरी ब्रांच को। तो जो अमोनिया है वो आपने कभी भी जब आप सेंस ऑफ स्मेल को टेस्ट कर रहे होगे तब आपने अमोनिया को कभी भी यूज़ नहीं करना होता। बाकी जो है यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं लाइक कॉफ़ी, वेनिला, गार्लिक, इनको सेंस करने के लिए ओल्फैक्टरी सिस्टम होता है। तो बेस्ट ऑप्शन होगा अमोनिया। ठीक है, यानी अमोनिया को रिस्पॉन्ड कर सकता है क्योंकि इसके लिए सोमैटिक सेंसरी फाइबर यानी ट्राइजेमिनल नर्व होती है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज बिलोंग्स टू द इंटरनल कैरोटिड। तो इंटरनल कैरोटिड के अंदर एंटीरियर थमाइडल, पोस्टीरियर थमाइडल होती है। और आपको पता है कि जो नोज की ब्लड सप्लाई होती है, अगर हम ब्लड सप्लाई वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं तो ठीक है, ब्लड सप्लाई बल्कि यहाँ पर आ जाते हैं एपिस्टैक्सिस वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, एपिस्टैक्सिस वाले तो नेजल सेप्टम की और लैटरल वाल की आर्टीरियल सप्लाई को देख लो। दोनों को सप्लाई करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस होती है। एक बात नोट करना है कि इंटरनल कैरोटिड के इंटीरियर थमाइडल, पोस्टीरियर थमाइडल है, ये नेजल सेप्टम और लैटरल वाल दोनों को सप्लाई करती है। लेकिन एक्सटर्नल कैरोटिड के अंदर जो कॉमन है वो सफिनोपैलेटिन और एक कुछ हद तक ग्रेटर पैलेटिन है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या ऐड कर देना है, यहाँ पर आपने एंटीरियर सुपीरियर डेंटल नर्व आर्टरी ऐड कर देना है। ठीक है, तो इनके डिफरेंस को देख लेना। तो इन शॉर्ट के एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दोनों सप्लाई करती है नोज के सेप्टम को, नोज के लैटरल वाल को। लेकिन जो इंटीरियर थमाइडल और पोस्टीरियर थमाइडल होती है जो नोज के अपर पार्ट को सप्लाई करती है, स्पेसिफिकली वो पार्ट जो कि मिडल टर्बिनेट से ऊपर पड़ा हुआ होता है उसको सप्लाई करती है। तो जो इंटीरियर और पोस्टीरियर थमाइडल आर्टरीज होती है ये ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्रांच होती है
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, बाकी जो ब्रांचेज है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज है। अब ये वाला एपिस्टैक्सिस के अंदर लिखा हुआ है, एपिस्टैक्सिस मीन नोज ब्लीडिंग, और नोज ब्लीडिंग के 3 कॉजेज होते हैं, लोकल, जनरल और रेडियोपैथिक। जो लोकल होते हैं उसके मजीद 3 हैं, बल्कि 2 है, नोज और नेजोफेरिंग्स, जबकि जनरल के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड और ब्लड वेसल्स का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, ड्रग्स है, मीडियास्टिनल कंप्रेशन है, एक्यूट जनरल इन्फेक्शंस है और विकैरियस मेंस्ट्रुएशन है। तो ये सारे एपिस्टैक्सिस के कॉज होते हैं। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऑल आर ट्रू अबाउट कॉन्जेनिटल साइफिलिस। कॉन्जेनिटल साइफिलिस के बारे में सब बातें ठीक है, कौन सी बात ठीक नहीं होती? ओके, तो कॉन्जेनिटल साइफिलिस या सिंपल साइफिलिस ये लिखा होगा ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ ऑफ नोज वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो जब आप आते हो ग्रैनुलोमेटस डिजीज़, तो वो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन या इडियोपैथिक हो सकते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में राइनोसेक्लोरोमा, साइफिलिस वगैरह ये लिखा हुआ है। ओके, तो जो नेजल साइफिलिस होता है 2 टाइप का होता है, एक्वायर्ड और कॉन्जेनिटल है। तो कॉन्जेनिटल है उसकी भी 2 फॉर्म्स होती है, अर्ली फॉर्म और लेट फॉर्म होती है। जो अर्ली फॉर्म होती है 3rd मंथ में आके मैनिफेस्ट करना शुरू हो जाती है, जो लेट फॉर्म है वो प्यूबर्टी के अराउंड एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर और इसका जो डायग्नोसिस होता है साइफिलिस का, या आपने माइक्रो में पढ़ा था कि जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, VDRL टेस्ट होते हैं और ट्रिपोनिमा पैलिडम के जो एंटीजेंस वगैरह होते हैं इनको देखने के लिए हम करते हैं। ओके, तो क्या क्या बात गलत है साइफिलिस के बारे में? ओके, तो जो म्यूकोकुटेनियस लीजेंस होती है, ओके, वो होती है साइफिलिस के अंदर, लेकिन वो सेकेंडरी साइफिलिस के अंदर होती है। एक होता है प्राइमरी साइफिलिस, एक होता है सेकेंडरी साइफिलिस, एक होता है टर्शियरी साइफिलिस। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो टर्शियरी साइफिलिस होता है उसमें गुमास की फॉर्मेशन वगैरह होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप आओ, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी साइफिलिस लिखा हुआ है। तो जो एक कॉन्जेनिटल हो गया, एक प्राइमरी हो गया। प्राइमरी में क्या होता है कि प्राइमरी चनकर होते हैं वेस्टिब्यूल ऑफ नोज के, जबकि सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी में ओके, सेकेंडरी में क्या होता है, सिंपल रिनाइटस होता है, क्रस्टिंग होती है, फिशनिंग होती है नेजल वेस्टिब्यूल के अंदर। और यहाँ पर ये लिखा है म्यूकोकुटेनियस पैचेस इन द फेरिंग स्किन। तो जो म्यूकोकुटेनियस लीजन्स होती है वो किस में होती है? वो होती है सेकेंडरी साइफिलिस के अंदर। टर्शियरी साइफिलिस के अंदर नोज इन्वॉल्व होती है, उसमें नेजल सेप्टम में गुमा बनते हैं जिसको ग्रैनुलोमा सिंपल कह सकते हैं। ओके, फिर वो सेप्टम डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट में, परफोरेशन हार्ट पैलेट के अंदर वगैरह भी हो सकती है। कॉन्जेनिटल की अर्ली फॉर्म और लेट फॉर्म है, ठीक है। ओके, तो कॉन्जेनिटल के अंदर क्या क्या हो सकता है? पहला उन्होंने बोला परफोरेशन इन द नेजल सेप्टम। तो जो नेजल सेप्टम में परफोरेशन होती है, ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर फिशनिंग है, एक्सकोरिएशन है, अपर लिप है, ओके, इसके अलावा हंचिंसन टीथ है। तो कॉन्जेनिटल के अंदर परफोरेशन इन द नेजल सेप्टम ये भी होता है। सैडल नोज डिफॉर्मिटी ये भी होती है इसके अंदर। ओके, स्नफल्स इन द न्यू बॉर्न, ये स्नफल्स लिखा हुआ है, ठीक हो गया, स्नफल्स इन द न्यू बॉर्न हो गया। और इसके अलावा एट्रोफिक रिनाइटस वगैरह ये भी इसमें हो जाता होता है। तो एट्रोफिक रिनाइटस तो, लेकिन इसमें म्यूकोकुटेनियस लीजन्स नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉमन कोल्ड इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय। तो जो कॉमन कोल्ड होती है वो ज़्यादातर किससे होती है? तो 50% से ज़्यादा केसेस के अंदर जो कॉमन कोल्ड होती है वो होती है राइनो वायरस की वजह से। ऐसा वायरस जो कि रिनाइटस करवाएगा उसको बोलते हैं राइनो वायरस। तो ये कॉमन कोल्ड वाला टॉपिक मिल जाएगा। कॉमन कोल्ड को बोलते हैं कोराइजा, वायरस की वजह से होती है। ओके, वायरल रिनाइटिस यानी कॉमन कोल्ड है। तो जो इन्फेक्शन है वो एडिनो वायरस, पिकोना वायरस की वजह से हो सकता होता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफन यानी जो मोर देन 50% केसेस के अंदर राइनो वायरस इन्वॉल्व हो जाता होता है। फिर इसके बाद जो सेकेंडरी इन्वेडर्स होते हैं उसमें स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोलाइटिकस, निमोकोकस, स्टेफालोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सिला निमोनिया और मोरक्सिला कैटारालिस आ जाते होते हैं। ओके, और इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर साइनोसाइटिस, फ्रेंचाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और टाइटस मीडिया आ सकता है। ओके, तो जो कॉमन कोल्ड है मोस्ट ऑफन कॉज में, तो कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होती है? ज़्यादातर राइनो वायरस की वजह से होती है। जो दूसरे वायरस होते हैं कॉमन कोल्ड करवाने वाले, लाइक आपने यहाँ से पढ़ा था कि कोरोना वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, रिस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है और एडिनो वायरस है। लेकिन मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय राइनो वायरस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 20-year-old फीमेल फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्रेजेंट विद नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड द क्रस्टिंग ऑफ नोज। एग्जामिनेशन पे पता चला कि इन्फिल्ट्रेटिंग लीजन्स है जो कि नेजल वेस्टिब्यूल को और अपर लिप को इन्वॉल्व कर रही है और नेजल डॉर्सम की फ्लैटनिंग हो रही है। ओके, क्रस्टिंग है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, इन्फिल्ट्रेटिंग लीजन्स है, इन्वेट कर रही है और नेजल डॉर्सम की
क्या हो गई है, ब्रॉडनिंग हो गया है। मोस्ट कॉमनली राइनोसेक्लोरोमा हो गया है। अब राइनोसेक्लोरोमा ग्रैनुलोमेटस डिजीज ऑफ नोज वाले टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है। तो राइनोसेक्लोरोमा एक क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई लाइक क्लेप्सिला राइनोसेक्लोरोमेटस की वजह से होता है। ओके, ये डिजीज मोस्टली नोज में स्टार्ट होता है, फिर वो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स की तरफ प्रोपेगेट वगैरह कर देता है। क्लिनिकल फीचर के अंदर एट्रोफिक स्टेज है, ग्रैनुलोमेटस स्टेज है, ओके, और सिकाट्रिशियल स्टेज होती है। पहले शुरू में एट्रोफी होगी, फुल स्मेलिंग प्रूलेंट डिस्चार्ज प्रोड्यूस होती है। ओके, फिर ग्रैनुलोमेटस नोड्यूल बनना शुरू हो जाएगी, सब डर्मल इन्फिल्ट्रेशन होती है, ये बात नोट करना, ऑफ लोअर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल नोज। ओके, यानी यहाँ पे लिखा हुआ था नेजल वेस्टिब्यूल, तो जो नेजल वेस्टिब्यूल है लोअर पार्ट, ठीक है, और अपर लिप को इन्वॉल्व कर रही है। और नेजल सेप्टम की क्या होती है, ब्रॉडनिंग होती है और वुडी फील आपको अपीयरेंस देती है। ठीक हो गया। ओके, तो ये तो हो जाएगा राइनोसेक्लोरोमा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्लिनिकल फीचर में वही है कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यानी जो राइनोसेक्लोरोमा है ये इंडिया की नॉर्थर्न स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। बाकी हमने वैसे याद नहीं करना, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इंडिया की नॉर्थर्न स्टेट के अंदर कॉमन होता है। क्लैप्सिला राइनोसेक्लोरोमेटस की वजह से होता है, जो कि कैप्सुलेटेड ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस होता है। लीगेंस पास करती है, 3 स्टेजेस होती है, ट्रॉफिक जिसको कैटरल बोलते हैं, फिर ग्रैनुलोमेटस और सिकाट्रिशियल स्टेज होती है। नोस मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व होती है। जो लीगेंस है ये नेजल वेस्टिब्यूल के कौन से पार्ट से स्टार्ट होती है, नेजल वेस्टिब्यूल के म्यूकोकुटेनियस पार्ट से, और नेजल वेस्टिब्यूल को, सेप्टम को, अपर लिप को इन्फिल्ट्रेट कर देती है, जिसकी वजह से नोज की ब्रॉडनिंग होती है। और नोज की ब्रॉडनिंग होती है तो आपको वुडी फील अपीयरेंस देखने को मिलती होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आई बायोप्सी टेकन फ्रॉम ग्रैनुलोमेटस लीजन ऑफ नोज रिवील मिकोलिक सेल्स। मिकोलिक सेल्स अभी यहीं पर मिकोलिक सेल्स अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। ओके, तो मिकोलिक सेल्स और इओजिनोफिलिक स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मा सेल्स हैं। ओके, तो मोस्ट लाइकली जो डायग्नोसिस होगा तो वही राइनोसेक्लोरोमा होगा। बायोप्सी पे पता चलेगा कि जो सब म्यूकोसा है उसको इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, इओजिनोफिलिक सेल, मिकोलिक सेल और रसल बॉडीज। जो रसल बॉडीज और मिकोलिक सेल्स ये डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं। जो मिकोलिक सेल्स हैं ये फॉर्म सेल्स होते हैं जिनका सेंट्रल न्यूक्लियस है वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बैसिलाई देखने को मिलती है। जो रसल बॉडी है ये ह्यूमोजीनस इओजिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज है प्लाज्मा सेल्स के अंदर। होता ही है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसकी एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती है। तो मिकोलिक सेल और रसल बॉडीज इसको आपने याद रखना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं, यानी मिकोलिक सेल आपको समझ आ गई कि क्या होते हैं मिकोलिक सेल। मिकोलिक सेल और फोमी हिस्टियोसाइड होते हैं, फोमी हिस्टियोसाइड्स होते हैं। ओके, जो कि ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई से भरे हुए होती है, उनके साइटोप्लाज्म कोकोबैसिलस से भरे हुए होती है। जबकि जो इओजिनोफिलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लाज्मा सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर तो वो रसल बॉडीज होती है। तो ये राइनोसेक्लोरोमा में कैरेक्टरिस्टिक होती है। जो डायग्नोसिस होता है राइनोसेक्लोरोमा का वो बायोप्सी और कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है फॉर पॉजिटिव बैसिलाई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ राइनोसेक्लोरोमा इंक्लूड्स। अब ट्रीटमेंट की तरफ आ गया है, तो ट्रीटमेंट के अंदर कौन से ड्रग यहाँ पे लिखे नहीं हो सकती। स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम पर डे। ओके, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन तो हो गया। दूसरा टेट्रासाइक्लिन 2 ग्राम पर डे देनी है। ओके, ठीक हो गया। स्टीरॉइड्स वगैरह भी दे सकते होते हैं, लेकिन कौन सी ड्रग हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो जो ड्रग हम यूज़ नहीं कर सकते तो वो है एरिथ्रोमाइसिन होती है, एरिथ्रोमाइसिन होती है, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम पर डे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी ऐड कर देते हैं। ओके, सिप्रोफ्लॉक्सासिन तकरीबन 1 ग्राम पर डे हम देते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेकिन एरिथ्रोमाइसिन वगैरह नहीं देते होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद कार्टिजनर सिंड्रोम, जिसको इमोटाइल सेलिया सिंड्रोम कहते हैं, एक्सेप्ट, क्या इसमें नहीं हो सकता। ओके, तो एक बात याद रख लेना कि जहाँ जहाँ पर सेलिया हो गया वो सारे काम करना छोड़ देंगे। तो कार्टिजनर सिंड्रोम के अंदर ब्रोंकिएक्टिसिस भी होता है, कार्टिजनर सिंड्रोम के अंदर क्रोनिक साइनोसाइटिस भी होता है। ओके, और इसके अलावा साइटस इन्वर्सस वगैरह भी होता है। तो ये स्लेरी मोटिलिटी का डिसऑर्डर होता है साइटस इन्वर्सस के, जिसमें पूरी बॉडी की सिमेट्री इन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। असल में होता ये है कि जो एक्सोनिम है उनके डायनेमिक कॉम्प्लेक्स में जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता होता है। ओके, तो जो बेस्ट होगा ऑप्शन वो क्लेफ्ट पैलेट नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें हो सकती है। स्टेबिलिटी भी हो सकती है। ओके, क्योंकि वहाँ पे भी सेलिया वगैरह होते हैं जेनिटल ट्रैक के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पोर्ट पफी ट्यूमर। तो जो पोर्ट पफी ट्यूमर है वो किससे रिलेटेड है, तो वो पोर्ट पफी ट्यूमर ये पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ फ्रंटल साइनस से रिलेटेड है।
तो जो मैंने बताया था कि जो साइनोसाइटिस होता है, स्पेसिफिकली क्रॉनिक राइनोसाइटिस, वो इम्पेयरमेंट ऑफ म्यूकोसिलरी क्लियरेंस की वजह से हो सकता है, जिसको कार्टिजनर सिंड्रोम वगैरह कह सकते होते हैं। ठीक हो गया। ओके। बाकी वो ये कह रहा है कि जो पोर्ट पाफी ट्यूमर है वो फ्रंटल साइनस के इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं। ओके। तो जो फ्रंटल साइनस है, एक्यूट फ्रंटल साइनसाइटिस होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, साइनस में वाटर की एंट्री की वजह से होता है, एक्सटर्नल ट्रॉमा की वजह से होता है, मिडल मियटस के एडिमा वगैरह की वजह से हो सकता है। तो जो पोर्ट पफी ट्यूमर है ये पायोजेनिक इन्फेक्शन और फ्रंटल साइनस इसकी वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशन असल में। ठीक हो गया। ओके। तो असल में यह होता है कि जो पस है वो पेरिओस्टियम के नीचे कलेक्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन का और सबक्यूटेनियस टिश्यू का एडिमा हो जाता है। इसको बोलते हैं पोर्ट पफ ट्यूमर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पोर्ट पफ ट्यूमर। ओके। पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ फ्रंटल साइनोसाइटिस की वजह से हो सकता होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बड़ा सिनेरियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक 18 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंट विद अ मल्टीपल नेजल पॉलिपी इन बोथ नोस्ट्रल विद अ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड साइनोसाइटिस है। सीटी स्कैन में पता चला कि साइनसिस के अंदर डेंस शैडोज है। हिस्टोपैथोलॉजी में कोई फंगल इन्वेजन नहीं पता चला। तो क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। ठीक हो गया। जो क्लिनिकल पिक्चर है वो इंडिकेट कर रही है एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, यानी फंजाई इन्वेड तो नहीं करे लेकिन एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस है। असल में ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है जो कि नेजल पॉलिपी के साथ प्रेजेंट कर रही है। सीटी स्कैन में हाइपरडेंस मटेरियल इन द साइनस कैविटी देखने को मिल सकता होता है। हिस्टोलॉजिकली कोई फंजाई इन्वेड नहीं कर रहा होता। चूंकि कोई फंजाई इन्वेड नहीं कर रहा तो आपको एम्फोटेरिसिन भी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके। तो जो फंजाई की इन्वेजन तब हम यूज़ करते हैं एम्फोटेरिसिन बी। ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं फंजाई वाले टॉपिक के अंदर, तो ये इन्वेसिव साइनोसाइटिस है जबकि एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस होता है। तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एंडोस्कोपिक सर्जिकल क्लियरेंस है विद द प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज एंड द वेंटिलेशन। तो ये प्री और पोस्ट ऑपरेटिव सिस्टेमिक स्टीरॉयड के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने एम्फोटेरिसिन भी इस्तेमाल नहीं करना। आगे टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ साइनोनेजल ट्रैक इन वुड वर्कर। ओके। तो वुड वर्कर के अंदर कौन सा होता है, जो वुड वर्कर होते हैं उनमें एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एथमॉइड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एथमॉइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्यूमर वाले टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएगा, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एथमॉइड बोन। बल्कि ये पॉइंट तो यहाँ पे भी शायद होगा लास्ट में जो नेगेट्स हैं, एमसीक्यूज नेगेट्स लास्ट में होना चाहिए, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एथमॉइड बोन। तो जो वुड टेस्ट होते हैं उनके एक्सपोजर की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। आई थिंक वीडियो का लेंथ बढ़ गई है, तो हमने तकरीबन 12 MCQ तक डिस्कस कर लिया है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।